ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो कल हमने किया था कॉजेज़ ऑफ द रिवॉल्ट। ठीक है, अभी तक आप एक रिकैपिचुलेशन देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या किया। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के अंदर हमने ये देखा अभी तक कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ क्यों। ठीक है, सबसे बड़ा रीज़न उसके लिए ये था कि इट वाज अ कल्मिनेशन ऑफ रिजेंटमेंट। एक लोगों के अंदर जो एंगर था, जब मैं लोगों के अंदर एंगर बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है आर्मी के अंदर भी, पुलिस के अंदर भी, जो इंडियंस थे, नॉबल्स के अंदर भी, ज़मींदार्स के अंदर भी, ताल्लुकदार्स के अंदर भी, तो सारे लोगों को एक गुस्सा था। ठीक है, अब वो गुस्सा क्यों था? बिकॉज ऑफ रेशियल रीजंस, सोशल रीजंस, मिलिट्री रीजंस, ठीक है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, देन इकोनॉमिक रीजंस, ये सारी चीज़ों के वजह से एक रिजेंटमेंट था रूलर के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो रूलर था वो इंडियन नहीं था। दिस वॉज द बिगेस्ट कॉज। ठीक है ना, तो द बिगेस्ट कॉज वाज दिस दैट रूलर जो है हमारा वो हम जैसा नहीं है। एक ना साइकोलॉजी में प्रिंसिपल होता है, साइकोलॉजी में, खैर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, इसे साइकोलॉजी आनी नहीं चाहिए, बट साइकोलॉजी में एक प्रिंसिपल ये है कि जो आपकी गवर्नमेंट है ना वो आपको हमेशा आपके जैसी दिखनी चाहिए, राइट। तो अंग्रेज़ हम जैसे दिखते नहीं थे, ना वो हम जैसी बात करते थे, लैंग्वेज उनकी डिफरेंट थी, ना वो हम जैसे दिखते थे, उनका कलर वाइट था और हम लोग ब्राउन में आते हैं। ठीक है, ना वाइट ना ब्लैक, हम ब्राउन में आते हैं इंडियंस। एंड तो वो दिखने में भी अलग थे, बातचीत करने में भी अलग थे, ऊपर से वो रेशियल सुपीरियॉरिटी में बिलीव करते थे, खुद को सुपीरियर रेस से मानते थे, हमें वो इन्फीरियर रेस से मानते थे। और ऊपर से वो हमारे ऊपर टेरिटोरियल एक्सपेंशन करते चले जा रहे थे। हमें कोई बड़ी पोस्ट नहीं मिलती थी, ना आर्मी में, ना सिविल पोस्ट बड़ी मिलती थी। उसके बाद मिलिट्री के अंदर उन्होंने हमें सी क्रॉस करना स्टार्ट कराया। हिंदूज़ को लगा कि ये हमारा रिलीजन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मुस्लिम्स को भी लगा कि ये हमें पिग की फ़ैट चबवाने के लिए बोल रहे हैं और हमारा रिलीजन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऊपर से ये क्रिश्चियन मिशनरीज़ जो अपना काम कर रही थी, उनसे भी इनको लगा कि ये हमारा रिलीजन डिस्ट्रॉय करेंगे, तो रिलीजियस कॉजेज़ भी थे। ऊपर से सती प्रथा को बैन कर दिया था और विडो रीमैरिज को स्टार्ट कर दिया था, विडो रीमैरिज स्टार्ट कर दी थी। तो अंग्रेज़ों इंडियंस को लगने लगा हर तरह से हम, मतलब हर तरह से ही हमें ये दबा रहे हैं। ठीक है ना, तो विडो हमेशा जो है वो विडो ही रहती। आज का तो टाइम देखो, आजकल भी विडो की मैरिज होना कितना मुश्किल है, लेकिन 1857 में क्या हाल होगा। 1857 के अंदर उन्होंने इतना रेडिकल कानून लाया हिंदूज़ के लिए भी और मुस्लिम्स के लिए भी कि विडो जो है वो रीमैरिज कर सकती है। ठीक है ना, तो इंडियंस जो थे दे स्टार्टेड लुकिंग एट देयर रूलर्स विद सस्पिशन। इंडियंस ने अपने रूलर्स को शक की नज़र से देखना स्टार्ट कर दिया कि ठीक है, जब तक आप हमारे ऊपर रूल कर रहे हो तो ठीक था, बट अब आप हमारा रिलीजन भी डिस्ट्रॉय करोगे, हमारे से पैसे भी सारे छीन लोगे। ठीक है ना, तो वो हमें मंजूर नहीं है, वो हमें कभी भी मंजूर नहीं होगा, इसलिए हम जो है वो रिवॉल्ट करेंगे। तो इससे अच्छे तो उनको लगा कि मुगल्स थे। ठीक है ना, हालांकि हिंदू मेजॉरिटी कंट्री था तो इनको मुगल्स भी पसंद नहीं थे, लेकिन अब यहाँ पे ये फीलिंग आ गई कि यार मुगल्स तो फार बेटर थे, अंग्रेज़ों से तो अच्छे मुगल्स ही थे। तो दैट इज़ वाई इन्होंने बहादुर शाह जफ़र सेकंड को अपना रूलर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है ना, तो ये रीज़न थे। अब हमने कल ये सारे रीज़न्स देखे, ठीक है, कि कॉजेज़ क्या थे रिवॉल्ट के, अच्छे से देखे। 15 डेज़ के बाद ना, 15 दिन के बाद हमारी आधी हिस्ट्री
बेसिकली हम कर मॉडर्न हिस्ट्री में ना एक पार्ट आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, INM, ये हम वो कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट कर रहे हैं हम, ठीक है ना। बेसिकली क्या होता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में से ज़्यादातर क्वेश्चन 90% क्वेश्चन इसी पार्ट में से आते हैं। 10% क्वेश्चंस आते हैं कि इंडिया में सबसे पहले यूरोपियंस कौन से आए, पोर्टुगीज़ आए, ठीक है, फिर राजा राम मोहन राय ने क्या किया, ब्रह्मो समाज ने क्या किया, वो इंडियन नेशनल मूवमेंट से बाहर है, ठीक है ना। वो आपको मे बी दूसरा टीचर कराएगा, मैं आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़, तो कहने का ये मतलब है कि हम इंडियन नेशनल मूवमेंट में जब आधा कर लेंगे 15 दिन, आज से मंडे से 15 दिन काउंट कर लो, तो मैं आपका एक टेस्ट लूँगा, ठीक है। उस टेस्ट के अंदर जैसे कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। प्री का भी लूँगा और मेंस का भी लूँगा एक ही दिन में या 2 दिन में ले लूँगा, ठीक है। तो उसके लिए रेडी रहना, आज से तैयारी स्टार्ट कर दो। टफ डालूँगा टेस्ट में, ठीक है। मेंस वाला पूरा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और प्री वाला पूरा प्री पॉइंट ऑफ व्यू से टफ होगा। और जितना मैंने कराया होगा उसके बाहर से भी आ सकता है, मतलब थोड़ी बहुत मेहनत आपको, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये नहीं है कि जितना मैं कराऊंगा उसी में से सारा डालूंगा, नहीं, मैं मे भी थोड़ा बहुत बाहर से भी डालूंगा। तो आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे भी नेट वगैरह के ऊपर ध्यान रखना, थोड़ी आगे पीछे बुक्स या कुछ भी है आपके पास वहाँ से भी पढ़ लेना, ठीक है। बिकॉज क्लास के अंदर हर चीज़ कवर करना पॉसिबल नहीं होता। हम वो क्लास में ट्राई करते हैं जो ज़्यादातर आता है एग्ज़ाम के अंदर, वो 90% मैं कवर करूँगा, बट 10% आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। तो आगे चलते हुए सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट, मैंने स्प्रेड छुड़वा दी आपको, स्प्रेड आप लोग खुद कर लेना कि इसका स्प्रेड कहाँ कहाँ हुआ, वो आप लोग पढ़ लेना कहीं से, ठीक है। वो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो कॉजेज़ के ऊपर आते हैं, सप्रेशन के ऊपर आते हैं, कॉजेज़ ऑफ द फेलियर के ऊपर आते हैं, एंड इम्पैक्ट के ऊपर आते हैं। तो स्प्रेड आप लोग खुद पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन मैं स्प्रेड में जो स्प्रेड है, स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डाल सकता हूँ, याद रखना, ठीक है। तो आप लिखो सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट, सप्रेशन SUPPRESSION ऑफ रिवॉल्ट। सॉरी यार, एक चीज़ तो करानी पड़ेगी, हमने वो तो देखा नहीं मंगल पांडे वाला एपिसोड, ठीक है, वो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। सप्रेशन काटो, पहले आप लिखो बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्ट, बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्ट लिख लो पहले, सप्रेशन इसके बाद करेंगे। तो रिवॉल्ट स्टार्ट कैसे हुआ ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने जैसे पहले कहा था कि एक बटालियन थी आर्मी की, उसमें एक सिपाही था मंगल पांडे, उसने अपने सुपीरियर के ऊपर फायर किया, लेकिन उसको काबू कर लिया गया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया। सिमिलरली कुछ और लोगों ने भी अपनी अपनी बटालियंस में सेम चीज़ की, लेकिन उनको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो धीरे धीरे आर्मी की डिफरेंट यूनिट्स के अंदर ये रिवॉल्ट फैलता गया, आर्मी से बाहर भी ये चला गया, कॉमन मैन में आ गया, और प्रिंसेस ने इनका साथ दिया और रिवॉल्ट बड़ी सारी जगह ये फैल गया। तो आप लिखिए बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्ट। आप लिखिए रिवॉल्ट हैड ब्रोकन आउट, revolt had broken out at several places in early 1857. Early 1857. The 19th Native Infantry, 19वीं 19th, ये प्रीलिम्स में आ सकता है। नेटिव इन्फेंट्री
प्रीलिम्स में आ सकता है ये, कि मंगल पांडे किस बटालियन से था? ही बिलोंग टू 19th नेटिव इन्फेंट्री। ब्रैकेट में NI एट बैरकपुर। बहरमपुर BERHAMPUR बहरमपुर। which refused to use newly introduced Enfield rifle full stop। The 19th Native Infantry was disbanded। इसको डिसबैंड कर दिया गया, डिसबैंडेड। कब किया गया डिसबैंड? इन मार्च 1857। मार्च 1857 full stop। On 29th March 1857, 29 March 1857, the sepoys at Barrackpore, BARRACKPORE, refused to use greased cartridges and one Brahmin sepoy, Brahmin BRAHMIN sepoy Mangal Pandey of 34th NI Regiment, Native Infantry Regiment। सबसे पहले रिवॉल्ट 19th इन्फेंट्री ने किया, लेकिन उसके बाद मंगल पांडे वाली 34th नेटिव इन्फेंट्री ने रिवॉल्ट किया बैरकपुर में। On 29th March 1857, the sepoys at Barrackpore refused to use the greased cartridges, and one Brahmin sepoy, Mangal Pandey of 34th Native Infantry Regiment, attacked and fired at the senior but he was overpowered। उसको ओवरपावर कर लिया गया। he was overpowered and executed on 6th April while his regiment while 6th April while WHILE his regiment was disbanded in May
मई 1857। The revolt began in full strength. Revolt began in full strength at मीरठ, यूपी में है ये बैरकपुर वगैरह ये सारे यूपी में ही हैं। एट मीरठ 58 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, कॉमा ऑन 10 मई 1857, 10 मई 1857। तो आप देखिए कि अर्ली 1857 में फरवरी में ये रिवॉल्ट 19th नेटिव इन्फेंट्री में स्टार्ट हुआ, फिर मार्च में 34th नेटिव इन्फेंट्री में हुआ जिसमें मंगल पांडे ने अटैक किया। उसके बाद एक मैंने लिखाया नहीं, ऊद में हुआ था, एक और रेजिमेंट थी ऊद रेजिमेंट। ठीक है, ऊद रेजिमेंट में हुआ और उसके बाद फिर मीरठ में फुल स्ट्रेंथ में ये स्टार्ट हो गया। कब? मई के महीने में, डेट भी है 10 मई 1857 में ये फुल फ्लेज्ड स्टार्ट हो गया था। लेटर बहादुर शाह सेकंड, याद रखना ये प्रीलिम्स में भी पूछते हैं, ये बहादुर शाह थर्ड नहीं है, बहादुर शाह सेकंड है। बहादुर शाह सेकंड was proclaimed the emperor of India। The revolt soon spread to पंजाब इन द नॉर्थ। पंजाब, ये देखो ये पंजाब में रिवॉल्ट बेशक हो रहा है बट पंजाब की जो आर्मी थी उसने साथ अंग्रेज़ों का दिया था। यहाँ पर कल मैंने ये परसों आपको बताया था, ये हुआ था ये पंजाब में, बट आर्मी इनके साथ थी, अंग्रेज़ों के साथ। द रिवॉल्ट सून स्प्रेड एज फार एज पंजाब इन द नॉर्थ, नर्मदा इन द साउथ। नर्मदा मैप में देख लेना, नर्मदा रिवर साउथ में कहाँ पर है। नर्मदा इन द साउथ, बिहार इन द ईस्ट, बिहार इन द ईस्ट एंड राजपुताना इन द वेस्ट। However, India south of Narmada river remained undisturbed। अब लिख ही लेते हैं स्प्रेड भी। अब ये जो हेडिंग लिखाई थी ना मैंने, बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्ट, उसको कर लो बिगिनिंग एंड स्प्रेड। अब आधा तो हो गया, आधा और रहता है, बिगिनिंग एंड स्प्रेड। तो ये हम जो अभी कर रहे हैं जो वो बिगिनिंग
एंड स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 कर रहे हैं। तो बिगिनिंग तो हमने कर ली, अब स्प्रेड करने लगे हैं। नेक्स्ट पैरा, rebellion broke out in Lucknow on 4th June, where Begum of Oudh, OUDH, बेगम ऑफ औद, OUDH, नाम है इसका बेगम हज़रत महल। ये जब प्री में क्वेश्चन आएंगे तो वो ये पूछेगा कि लखनऊ में लीडर कौन था, बेगम हज़रत महल। हैड प्रोक्लेम्ड हर यंग सन, हमने लिखा बेगम हज़रत महल, had proclaimed her young son बिरजिस कदर, BIRJIS, बिरजिस KADAR, कदर, एज द नवाब। तो अगर पूछेगा बिरजिस कदर कौन था, तो वह बेगम हज़रत महल का बेटा था, और वो कहाँ का था, लखनऊ का। द नेक्स्ट डे, अब आपको पता है लखनऊ के साथ कानपुर है, कुछ ही किलोमीटर दूर कानपुर। नेक्स्ट डे द सिपॉयज एट कानपुर डिक्लेयर्ड नाना साहेब द adopted son of last पेशवा बाजीराव सेकंड। तो बाजीराव सेकंड का रिलेशन कौन था, नाना साहेब। ये भी प्रीलिम से पूछता है। बाजीराव सेकंड एज द पेशवा, फुल स्टॉप, एज द पेशवा, फुल स्टॉप। The next day, sepoys at Kanpur declared Nana Sahib, the adopted son of last Peshwa Bajirao II, as the Peshwa, full stop, as the Peshwa, full stop. Nana Sahib was joined by तांत्या टोपे। तो नाना साहेब को किसने ज्वाइन किया, तांत्या टोपे ने। ये भी प्रीलिम्स में पूछता है, ठीक है। नाना साहेब वाज जॉइंड बाय तांत्या टोपे। छूटा कुछ, तांत्या टोपे, ठीक है। द ट्रुप्स एट झांसी, troops TROOPS at Jhansi mutined under Rani Lakshmi Bai, mutined, MUTINED, अंडर रानी लक्ष्मी बाई। तो आपको कानपुर का लीडर पता चल गया, नाना साहेब, लखनऊ में बेगम हज़रत महल, और झांसी का तो पता ही है सबको, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। नेक्स्ट पैरा, एट बरेली
एट बरेली, ये सारे यूपी के सिटीज़ हैं। खान बहादुर खान, ये यहाँ का लीडर है इंपॉर्टेंट। खान बहादुर खान हैड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ द नवाब नाजिम, नवाब नाजिम, NAZIM, नवाब नाजिम, NAZIM, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैरा, तो बरेली में कौन था? खान बहादुर खान। नेक्स्ट पैरा, इन बिहार, बिहार में कौन था? अ लोकल जमींदार कुंवर सिंह, तो बिहार में कौन आ गया? कुंवर सिंह, KUNWAR, कुंवर सिंह, KUNWAR, कुंवर सिंह raised the banner of revolt, raised the banner of revolt। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पैरा, ये सारे के सारे जो थे अभी आपने देखे, ये तो थे ही। अब कॉमन मैन देखो कैसे बीच में आया। कॉमन मैन, द रिवॉल्ट ऑफ द सिपॉयज, द रिवॉल्ट ऑफ द सिपॉयज was accompanied by a rebellion of civil population, civil population, particularly in northwest, northwestern कर दो, western provinces and Oudh, OUDH, कॉमा द टू एरियाज, ये वो एरिया थे जहाँ पर बंगाल की आर्मी लगी हुई थी। ठीक है ना, आर्मी की तो ट्रांसफ़र पूरे इंडिया में होती है ना, तो इन दो एरियाज़ में बंगाल की आर्मी लगी थी। और आपको पता है बंगाल की आर्मी, बंगाल काफ़ी तेज़ था इन मामलों में। ठीक है ना, बंगाली। तो द टू एरियाज फ्रॉम विच सिपाहीज ऑफ द बंगाल आर्मी were recruited, recruitment, recruited, RECRUITED। The two areas from where sepoys of, the two areas from where sepoys of Bengal army were recruited। ठीक है, the action of the sepoys, action of the sepoys released the rural population from the fear of the state, from the fear of the state। तो लोग भी साथ में आ गए क्योंकि अब उनको लगा कि आर्मी हमारे साथ है ना। जब उनको लगने लगे कि आर्मी ही हमारे साथ है, अब हमें फिर किस चीज़ का डर है ना। फियर ऑफ द स्टेट एंड, सॉरी एंड काटो, फुल स्टॉप लगाओ।
अब कौन कौन सी सिविल पॉपुलेशन इसमें शामिल हुई है, प्रीलिम्स में पूछते हैं कौन कौन इन्वॉल्व थे। तो लिखिए नेक्स्ट पैरा, द टेरिटोरियल मैग्नेट्स, ये मैग्नेट्स कौन होते हैं, पावरफुल पीपल, MAGNATES, जिनके पास काफ़ी लैंड होती है ना, टेरिटोरियल मैग्नेट्स। पीजेंट्स, किसान, आर्टिजन्स, रिलीजियस मेंडिसेंट्स होता है बीच वाले लोग, टेरिटोरियल मैग्नेट्स, पीजेंट्स, आर्टिजन्स, रिलीजियस मेंडिसेंट्स होते हैं जैसे कोई दरगाह है, कोई टेम्पल है, उसका हेड है ना, वो मेंडिसेंट हो गया। एंड प्रीस्ट्स हो गए पुजारी, कॉमा, सिविल सर्वेंट्स, ये कौन होते हैं सिविल सर्वेंट्स, जिसकी तैयारी आप कर रहे हो सिविल सर्वेंट बनने की, ये वही है सिविल सर्वेंट्स। शॉपकीपर्स, एंड बोटमैन, कश्ती चलाने वाले, बोटमैन, BOAT, बोटमैन। और ये इसलिए लाइन लिखाई मैंने क्योंकि प्रीलिम में एक बड़ी क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सोसाइटी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है ना, तो उसमें बोटमैन ये सारे ऑल ऑफ द अबव आना था, ठीक है ना। द रिवॉल्ट ऑफ द सिपॉयज thus resulted in a popular uprising, जब मैं टेस्ट दूंगा ना साथ में टाइम भी उतना ही दूंगा जितना कि मेंस में मिलता है, ठीक है ना, उतना ही दूंगा टाइम, 1 घंटा, 1 घंटे में आपको पूरा हिस्ट्री मॉडर्न इसका पेपर करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपने क्या देखा, अब आपने देखा बहरमपुर में रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ, फिर बैरकपुर में पहुंचा, फिर ऊध में पहुंचा, फिर मेरठ में पहुंचा, फिर लखनऊ में पहुंचा, फिर कानपुर में पहुंचा, ठीक है ना, फिर झांसी में, फिर बरेली में, फिर बिहार में कुंवर सिंह, है ना, फिर चलते चलते यहाँ सब जगह पहुँच गया। और नॉर्थ में पंजाब तक, साउथ में नर्मदा रिवर तक, ठीक है ना, नर्मदा रिवर देखो गुजरात से होके शायद निकलता है, ठीक है ना, देख लेना एक बारी, है ना, हाँ हाँ, है ना। तो फिर और ईस्ट में बिहार और ईस्ट में बिहार और वेस्ट में राजपूताना, राजस्थान वाला एरिया, ठीक है ना। तो ये सारा एरिया इस टाइम कश्मीर में नहीं हुआ था, कश्मीर वाले आराम से बैठे हुए थे, साउथ वाले जो थे वो भी आराम से बैठे हुए थे, उनको कोई लेना देना नहीं, उनको अब लेना देना पड़ा हुआ है, उस टाइम नहीं था। हाँ 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 बिल्कुल, पंजाब तक था। वही कह रहा हूँ कि वहाँ इफेक्ट ही नहीं था, वहाँ पर इफेक्ट नहीं था, किंगडम था जी। अब ये आपने देख लिया बिगिनिंग एंड स्प्रेड, कल हमने देखे कॉजेज। अब सप्रेशन कैसे किया ये भी कर लेते हैं। सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट, तो बहुत सारे अंग्रेज़ लीडर्स थे, वो जो इनके लेफ्टिनेंट वगैरह, उन्होंने काफ़ी
रोल प्ले किया इसको सप्रेस करने के लिए। तो देखेंगे उनके नाम भी कुछ याद रखने पड़ेंगे। जैसे अभी आप ये पढ़ रहे हो ना, तो ये हमने किया डिटेल में, ठीक है ना। अब अगर आपने जैसे प्री देना है, तो प्री में क्या करना, आप एक ल्यूसिएंट की जो बुक आती है ना, जिसमें ल्यूसिएंट की पूरी जीएस होती है, एक बारी वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 वहाँ पे एक पेज में दिया होगा, एक या दो पेज में, एक बारी वो पढ़ लोगे ना तो आपका रिवीजन हो जाएगा। वहाँ पर क्या दिया होगा, एक टेबल तो मैंने भी आज कराना है वैसे, वहाँ पर दिया होगा दिल्ली में लीडर कौन था, लखनऊ में लीडर कौन था, और लखनऊ में सप्रेस किसने किया, अंग्रेज़ों के नाम भी लिखे होंगे, तो उससे आपको ये रिवीजन हो जाएगी। अब अगर मैं सारा वो कराने बैठूंगा ना, तो फिर वो मतलब पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा। पढ़ने का मज़ा आना चाहिए कि एक स्टोरी की तरह। ल्यूसिएंट में स्टोरी नहीं होती, वहाँ पे फैक्ट्स ही होते हैं, तो फैक्ट्स आप लोग वहाँ से लर्न कर लो। यहाँ पे हम एक मेंस की स्टोरी की तरह, और जिसमें प्री का भी आ जाएगा, वो उस हिसाब से करेंगे। क्योंकि अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री देखोगे ना, तो वो स्टोरी की तरह करने से ही समझ आती है। जैसे बिपिन चंद्रा की एक बुक है, मेरे पास है अंदर, किसी को चाहिए हुई तो ले लेना पढ़ने के लिए, फ्रेश बुक पड़ी हुई है, ठीक है। उसमें से भी आप ये पढ़ सकते हो, बड़ा अच्छा है वो। बेसिक सबसे अच्छी बुक अगर मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर है, तो वो एक तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है स्पेक्ट्रम, और जो कोई उससे ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ना चाहता है वो है बिपिन चंद्रा की। स्पेक्ट्रम थोड़ी छोटी है, बिपिन चंद्रा की मोटी बुक है। बेसिकली स्पेक्ट्रम जो बनी है ना, वो बिपिन चंद्रा से ही बनी है। बिपिन चंद्रा एक हिस्टोरियन है जिसने खुद लिखा है, मेरे से देख लेना उनकी बुक पढ़ी है। तो स्पेक्ट्रम एक गाइड बुक है। अब स्पेक्ट्रम में उसने वो चीज़ें उठाई हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं। बिपिन चंद्रा पढ़ोगे तो बिल्कुल ल्यूसिड लैंग्वेज के अंदर। अब अगर आप बात करोगे कि टॉपर्स क्या पढ़ते हैं, तो कुछ टॉपर्स स्पेक्ट्रम पढ़ के बन जाते हैं टॉपर, कुछ टॉपर स्पेक्ट्रम देखते भी नहीं है, वो बिपिन चंद्रा पढ़ के बन जाते हैं। और कुछ टॉपर्स सिर्फ नोट्स पढ़ते हैं, ना वो बिपिन चंद्रा पढ़ते हैं ना वो स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, है ना। तो अलग अलग अप्रोच सबकी होती है, ठीक है ना। ये डिपेंड, ये नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल के स्पेक्ट्रम पढ़नी है या लक्ष्मीकांत पढ़नी है या बिपिन चंद्रा नहीं पढ़ी तो मैं टॉपर नहीं बन सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो सप्रेशन करेंगे। द रिवॉल्ट was however suppressed, full stop. In September 1857, Delhi was captured by the English. Delhi was captured by the English, but John Nicholson, John 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 Nicholson, the hero of the siege। अब दिल्ली में अंग्रेज़ों का लीडर कौन था, निकलसन। द हीरो ऑफ द सीज SEIGE was badly injured and died। उसकी डेथ हो गई। दिल्ली तो बचा गया वो, लेकिन खुद मारा गया। तो ये अंग्रेज़ों का शहीद है, ये हमारा दुश्मन उनका शहीद है। ही डाइड। बहादुर शाह टू वाज अरेस्टेड। इसको तो रंगून भेज दिया अरेस्ट करके, जहां इसकी वहीं पर ही डेथ हो गई। और बाद में इसके दो बेटे थे, दोनों को एग्जीक्यूट कर दिया गया सबके सामने, ठीक है। बहादुर शाह टू वाज अरेस्टेड। हिज टू सन्स and a grandson, his two sons and a grandson were publicly shot by grandson were publicly shot by Lieutenant Hudson himself. Lieutenant Hudson, HUDSON, Hudson himself. His two sons
and a grandson were publicly shot by Lieutenant Hudson, Hudson himself, and the emperor was exiled to Rangoon. Emperor was exiled, EXILED, देश निकाला कर दिया गया, exiled to Rangoon, RANGOON, where he died in 1862. Full stop. Terrible crackdown was wreaked upon WRECKED upon inhabitants of Delhi. दिल्ली वाले लोगों के ऊपर काफ़ी जुल्म किया गया, inhabitants of Delhi, full stop. With the capture of Delhi, दिल्ली के कैप्चर के साथ the backbone of the revolt was broken. The backbone of the revolt was broken. Sir Campbell, Sir Camp, C-A-M-P, Camp, B-E-L-L, occupied कानपुर. कानपुर को किसने ऑक्यूपाई किया? कैंपबेल ने. on 6th December 1857. तांत्या टोपे escaped and joined Rani of Jhansi. तांत्या टोपे escaped and joined Rani Jhansi. Full stop. Jhansi was recaptured by Sir Hugh Rose. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है. सर ह्यूग, HUGH, रोज, ROSE. झांसी को ह्यूग रोज ने कैप्चर किया था. कैंपबेल ने किसको कैप्चर किया था? कानपुर को. ह्यूग रोज ने झांसी को. कब किया था? ऑन 3rd April 1858. 3rd April 1858. Gwalior was captured in June 1858. तो आपको ये भी प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि पहले दिल्ली कैप्चर हुआ या झांसी कैप्चर हुआ. तो आपको पता पहले दिल्ली हुआ, फिर कानपुर हुआ, फिर उसके बाद झांसी हुआ, ठीक है ना, फिर ग्वालियर हुआ. अब आगे लिखो. 1858, जून 1858. हाँ, 1858. ग्वालियर was captured in June 1858. Rani Jhansi died fighting on the ramparts of Gwalior Fort. Rani Jhansi died fighting on the ramparts, RAMPARTS, of Gwalior Fort.
तांत्या टोपे एस्केप्ड टू साउथ, तांत्या टोपे साउथ की तरफ भाग गया। ही वॉज कैप्चर्ड इन अप्रैल 1859, अप्रैल 1859 में उसको कैप्चर किया गया। एंड हैंग्ड टिल डेथ, फुल स्टॉप। बाय 1859 कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, खान बहादुर खान वर डेड। At Banaras, the rebellion was crushed by Colonel Neil, स्पेलिंग है NEILL, Colonel NEILL, नील। बाय जुलाई 1858, फुल स्टॉप के बाद, बाय जुलाई 1858 rebellion had been almost completely suppressed, ठीक है। तो ये हमने कर लिया बिगिनिंग एंड स्प्रेड, उसके बाद सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट। अब मेंस में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो एक हम लोग गलती कभी कभी कर देते हैं, क्वेश्चन ना वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट, ये कभी भी नहीं पूछेगा। वो आपको क्वेश्चन को जज करना पड़ेगा, पहेली होएगी क्वेश्चन एक, आपको क्वेश्चन समझने में 30 सेकंड लगाने पड़ेंगे। ये पूछ क्या रहा है, कभी कभी ना वो सिर्फ सप्रेशन पूछता है, तो लोग क्या करते हैं, अब उनको हैबिट होती है यहाँ पे लिखना। जम्मू यूनिवर्सिटी का आपको पता ही है, क्या लिखो जितना मर्जी, क्वांटिटी होनी चाहिए, क्वालिटी नहीं। तो वो सोचते हैं यहाँ पे भी क्वांटिटी लिख कर देते हैं, तो वो पूरा रिवॉल्ट कह के हम पूरा लिखा है, वहाँ पे 0 नंबर मिलता है, क्योंकि उसे पूछा सप्रेशन था, आप पूरे का पूरा लिखा है, उसके 0 मार्क्स। वहाँ पर जो पूछा गया सिर्फ सप्रेशन पूछा, सप्रेशन का ही आंसर देना है, ठीक है ना। आपने ये ऐसा एग्ज़ाम है, इसके बाद आपको डिग्री कोई नहीं मिलेगी, इसके बाद सीधा जॉब मिलेगी। यहाँ पे डिग्री का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना। तो उन्होंने जब जॉब देनी है ना, तो वो क्वांटिटी नहीं देखनी, उन्होंने क्वालिटी देखनी है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जो मैं क्वेश्चन डालूंगा उसमें भी ध्यान से पढ़ना, पूछ क्या रहा हूँ मैं, नहीं तो 0 नंबर मिलेगा अगर आप कुछ और लिख दोगे, ठीक है। आप लिखो कॉजेस ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट, कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए हिस्ट्री के अंदर, तो उसमें आपको मैं 2-3 टिप्स दे दूंगा। वो ये कि आपने ना क्या करना है कि 2-3 पॉइंट तो लिखने ही लिखने हैं कि लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया में हमेशा जब भी होता ना, तो ऑर्गेनाइजेशन की कमी थी, कोऑर्डिनेशन। दूसरा पॉइंट बना दो, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू प्लान द रिवॉल्ट, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लीडर्स, ठीक है। 2 पॉइंट तो आपके सीधा सीधा हो गए, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। फिर आपने लिखना है कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एज कंपेयर टू ब्रिटिशर्स, उनके पास ज़्यादा सही टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास कम थी, ये भी एक रीज़न था, ठीक है। तो कॉमन सेंस से 2-4 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो लिखो
सबसे पहला पॉइंट, द रिवॉल्ट वॉज लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मीन्स, मैंने पहले ही कहा कि रानी झांसी अपनी झांसी के लिए लड़ रही थी, ठीक है ना। कुंवर सिंह बिहार के लिए लड़ रहा था, खान बहादुर खान अपने एरिया के से, वो इंडिया के लिए कोई भी नहीं लड़ रहा था। आप पूछो रानी झांसी इंडिया के लिए लड़ रही थी? नहीं, उसको तो झांसी चाहिए थी। तो इसलिए कहा गया रिवॉल्ट वाज लोकलाइज्ड। यहाँ पर मैंने आपको उस दिन भी कहा था परसों कि अभी तक इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग थी ही नहीं। वो हमारा टॉपिक कल तो हम करेंगे ना रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह, कल वो करेंगे, परसों हम करेंगे शायद नेशनलिज्म का टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसों वाला, कल वाला भी है, परसों वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कल वाले में तो ये अपने जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, ये सारे हम थोड़े शॉर्ट में करेंगे। परसों नेशनलिज्म डेवलप कैसे हुआ इंडिया में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये पढ़ने से आपको बुक में मतलब सुनने से ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा रीज़न यही था, इट वाज लोकलाइज्ड। रेस्ट्रिक्ट कॉमा, लोकलाइज्ड के बाद कॉमा, restricted and ill organized, full stop. The eastern, western and southern parts of India remained quiet. Point number 2, there was no common goal except the anti-foreigner sentiment. Next point, there was no unified forward-looking program full stop. They were prisoners of their own past. यानी कि जो इंडियंस जो लड़ रहे थे प्रिंसेस, they were prisoners of their own past, fighting primarily to regain their lost privileges. Next point, the rebels यानी इंडिया वाले लोग had meager resources कम थे इनके पास, meager resources। देखो ना, एक तो resources कम थे, ऊपर से छुप छुप आके लड़ना पड़ता था इनको, कहीं हथियार लेके जाने या तो वो छुप छुप आके कहीं पुलिस ना पकड़ ले, गवर्नमेंट ना पकड़ ले। ठीक है, ओपनली तो ये जा नहीं सकते थे। मीगर रिसोर्सेज, MEAGRE, एंड लेटेस्ट इक्विपमेंट्स in comparison to the forces of British Empire। तो रिसोर्सेज भी कम थे और इक्विपमेंट्स भी कम थी एज कंपेयर टू द ब्रिटिश एम्पायर। नेक्स्ट पॉइंट, द पीपल ऑफ द कंट्री वर not united in their anti-British sentiments।
sentiments, comma in the people of the country were not united in their anti-British sentiments in absence of modern day nationalism. Modern day nationalism. Many princes remained loyal. Many princes, अब ये पॉइंट नोट करने वाला है. Many princes, नहीं साथ में ही. Many princes remained loyal to their British overlords. British overlords. Among these were Scindias, Holkars, Holkar, HOLKARS, Nawab of Bhopal, rulers of Patiala, नाभा, पटियाला नाभा दोनों पंजाब में हैं. पटियाला नाभा, जींद अब हरियाणा में है, पहले पंजाब में ही था. JIND, कश्मीर. अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे एक और पॉइंट, इसके आगे लिखो, नहीं सॉरी, कश्मीर के बाद कॉमा, हैदराबाद एंड राणाज ऑफ नेपाल. फुल स्टॉप. द मनी लेंडर डैश मर्चेंट कंबाइन remained friendly to the British. Combine remained friendly to the British. Full stop. The Zamindars of Bengal also remained loyal to the British. Full stop. Modern educated Indians also did not support the revolt. अब देखो ये पैराग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे आपको एक डिफरेंट क्वेश्चन भी आ सकता है कि इन लोगों ने सपोर्ट कि कौन से वो लोग थे जिन्होंने सपोर्ट नहीं की और क्यों नहीं की, 150 वर्ड्स में. तो सबसे पहले तो आपने ये सेक्शंस लिख देनी है कि सारी की सारी, कि बहुत सारी सेक्शंस ऐसी थी जिन्होंने सपोर्ट नहीं की. ठीक है ना. तो जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा कि रूलर्स जैसे सिंधियाज, होलकर, जिन्होंने सपोर्ट नहीं की. कश्मीर के रूलर ने, पटियाला नाभा के रूलर ने, हैदराबाद के रूलर ने, राणाज ऑफ नेपाल ने, देन मनी लेंडर्स मर्चेंट कंबाइन ने, और उसके बाद ज़मींदार्स ऑफ बंगाल ने, और उसके बाद मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस ने भी, हालांकि वो कम थे उस टाइम, सपोर्ट नहीं की. अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों नहीं सपोर्ट की, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं. ठीक है ना. तो सपोर्ट की क्यों नहीं, आपको क्या लगता है क्यों सपोर्ट नहीं की इन्होंने? पहले आप बताओ सोच के, इनको क्या बेनिफिट था या क्या डर था?
देखो, जहाँ जहाँ ये अपनी टेरिटरी एक्सपेंड कर रहे थे ना, उन लोगों ने रिवॉल्ट किया। जैसे यूपी में, ये पंजाब और कश्मीर में गए ही नहीं अभी एक्सपेंशन के लिए, तो वो रिवॉल्ट करेंगे क्यों? सबसे पहला पॉइंट ये है, ठीक है ना। इन्होंने जिनको तंग किया था ना, ये वहाँ वहाँ रिवॉल्ट हो रहा था। अब ये नॉर्थ में आए ही नहीं थे अंग्रेज, लास्ट में आए हैं वहाँ पर, ठीक है। अब वहाँ के रूलर जो थे ऑलरेडी इस्टेब्लिश थे कश्मीर में, पंजाब में। अब आपको ये पता है कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली है तो 500 प्लस प्रिंसली स्टेट्स थी इंडिया में, 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में थी। छोटे छोटे शहर, छोटा छोटा शहर, जैसे जम्मू के जितना शहर एक प्रिंसली स्टेट, पंजाब में छोटे छोटे शहर, अपने कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट था, हैदराबाद भी एक। तो छोटे छोटे शहर जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स थे। तो ऐसे 500 जो सिटीज़ थे ना, वो सिटीज़ थे वो बेसिकली, तो वो प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है। इस इंडिया जो था वो डिवाइडेड था दो हिस्सों में। एक तो एरिया आ जाता था प्रिंसली स्टेट्स का, प्रिंसली स्टेट्स का आ जाता था एरिया, और दूसरा प्रोविंसेस। तो प्रोविंसेस में कौन कौन से प्रोविंसेस है? जैसे बंगाल, बॉम्बे, ठीक है, अपना मद्रास, ये 3 बहुत बड़े बड़े प्रोविंसेस थे। बंगाल की बात करें तो ये बंगाल कितना बड़ा था, आप इमेजिन करो कि ये आज का जो हमारा बंगाल है उससे डबल था। क्यों? क्योंकि आज का जो बंगाल है वो, उसको हम कहते हैं वेस्ट बंगाल। ये अब 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है। ईस्ट बंगाल जो कि अब बांग्लादेश बन चुका है, तो ये पहले इंडिया में ही था। तो इतना बड़ा प्रोविंस, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल कंबाइन करके ये एक इतना बड़ा प्रोविंस था जिसकी कैपिटल थी कलकत्ता। उसके बाद बॉम्बे की अगर हम बात करें तो आज का पूरा महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये सारा मिला के एक बॉम्बे बनता था। पूरा महाराष्ट्र और गुजरात 2 स्टेट्स मिलाकर एक बॉम्बे बनता था, ठीक है। महाराष्ट्र नाम नहीं था पहले, पहले नाम ही बॉम्बे था। मद्रास की अगर हम बात करें तो आप और भी हैरान हो जाओगे। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, ये सारी स्टेट्स एक मद्रास कहलाती थी। कितना बड़ा प्रोविंस था, ठीक है। अब अंग्रेज़ों के पास तो ये प्रोविंसेस थे। उन्होंने क्या किया था, हर प्रोविंस का एक गवर्नर रख दिया था। बंगाल का गवर्नर, बॉम्बे का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर, ठीक है। यहाँ पे बात ख़त्म हो गई। बट जैसे मैंने कहा कि प्रोविंसेस के अलावा हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स भी थी, छोटे छोटे शहर। आज अगर आप नेट पे सर्च करोगे ना तो क्या इंडिया में कितने बड़े शहर हैं, मेट्रो, मतलब मेट्रोज भी नहीं है, मतलब शहर मानते हैं उनको। एक तो होता है ना कस्बा, कस्बा नहीं, बड़े शहर, जैसे जम्मू है, जम्मू कस्बा नहीं ना, जम्मू मेट्रो ऑलमोस्ट बन गया अब। तो जम्मू से भी छोटे शहर आप लगा लो तो कितने हैं? आप अगर देखोगे तो 300 प्लस हैं। अगर कोई भी कंपनी इंडिया में आती है तो वो जब एक्सपेंशन करती है ना तो वो 300 सिटीज़ को टारगेट करती है। विलेजेस में वो कम जाती है, वो 300 वो मैप में लगाती है, 300 शहर को हमने टारगेट करना है। जैसे जोमेटो, स्विगी, ये 300 सिटीज़ में पहले आती है। ये नहीं करती कि हमने स्टेट में जाना है, स्टेट में नहीं वो टारगेट करते, क्योंकि स्टेट में तो गांव भी है, गांव में थोड़ी ना वो जाके अपने वो जोमेटो बेचेंगे। वो सिटीज़ को टारगेट करते हैं कि J&K में कौन कौन से सिटी, जम्मू आ गया, श्रीनगर आ गया, बड़े बड़े सिटी, ठीक है ना। फिर पंजाब में कौन कौन से बड़े सिटी, फिर हरियाणा में, फिर हिमाचल में, ठीक है ना। वो इस तरह से सिटीज़ को टारगेट करते हैं, वो स्टेट्स को देखते ही नहीं है, वो सिटीज़ को टारगेट करते। 300 प्लस हैं, ठीक है। उन 300 प्लस में से कुछ जो 20 हैं वो बहुत बड़े सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है ना। दिल्ली को फिर वो डिवाइड करते हैं 20 सिटीज़ के अंदर, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, ठीक है। फिर दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में जब आप चले जाओगे तो नोएडा वगैरह, गुड़गांव, ठीक है, फरीदाबाद, मथुरा रोड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, तो उस टाइम ये 500 प्लस प्रिंसली स्टेट्स थी एंड इसके अलावा प्रोविंसेस थे।
अब मैं आपको आज ही ये चीज़ बता देता हूँ, मैंने कल परसों बतानी थी, चलो आज ही देख लेते हैं, कल परसों दोबारा से भी देख लेंगे। अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने ये सोचा, देखो एक बात बता देता हूँ कि प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स होते थे लेकिन प्रोविंसेस के रूलर्स नहीं होते थे। प्रिंसली स्टेट्स के जो छोटे छोटे सिटीज थे ना उनके रूलर होते थे, लेकिन जो बड़े प्रोविंसेस थे ना बंगाल वगैरह, इनका कोई बड़ा रूलर नहीं होता था। तो यहाँ पर इन्होंने आराम से गवर्नर अपॉइंट कर दिया, और जो प्रिंसली स्टेट्स थी ना वहाँ के रूलर्स को ऑप्शन दी। क्या ऑप्शन दी? ऑप्शन ये दी कि या तो आप हमें सपोर्ट करो और या फिर हम आपको क्रश कर देंगे और आपका जो सिटी है वो हम एक्वायर कर लेंगे और आपका एक गवर्नर अपॉइंट कर देंगे। वो बंदा जो प्रिंस था या जो किंग था वो उसको अब वो क्या ऑप्शन देगा? वो यही कहेगा ना हम आपका साथ देंगे, क्योंकि अगर वो साथ नहीं देगा तो उसका तो वो जो राजशाही जो उसका किंगडम है वो चला जाएगा ना उससे, फैमिली रूल, इसलिए उसने उनकी सपोर्ट की। सिमिलरली जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में सब ने अंग्रेज़ों की सपोर्ट की इंडिपेंडेंस तक, 47 तक, 1947 तक किसी ने भी विरोध नहीं किया। ठीक है, क्योंकि अगर विरोध करते तो वही हाल होता जो बहादुर शाह जफर 2 का हुआ, रंगून भेज देते और गोली मार देते उसके बच्चों को भी और उसके पोतों को भी। इसलिए डर की वजह से उन्होंने सपोर्ट किया। राइट? कोई डाउट है यहाँ तक? कोई सायरा कोई डाउट आपको? पूजा डाउट कोई? हाँ उस पे आने लगा हूँ मैं। तो वहाँ पे जमींदार वगैरह वहाँ पर नहीं थे क्या? क्या कहाँ पे? जहाँ पर ब्रिटिशर्स वगैरह ने अटैक करा, जैसे जहाँ झांसी की रानी हाँ हाँ वहाँ हाँ पर थे, तो वहाँ पर जमींदार वगैरह वहाँ पर नहीं थे क्या? थे। उन पर अटैक? देखो जब अटैक होता तो आर्मी एक दूसरे के ऊपर अटैक करती है, लोगों के ऊपर कभी घरों पे अटैक नहीं करती आर्मी, है ना? तो लोग कभी देखिए आर्मी घरों में जाती हुई नहीं ना, तो वो आर्मी के ऊपर ही अटैक करेगी। जैसे ब्रिटिश आर्मी रानी झांसी की आर्मी के ऊपर अटैक करेगी, लेकिन घरों में नहीं जाएगी। ज़मींदार तो घरों में बैठे थे। आज के ज़माने में हम एसी में बैठते तो वो उस टाइम वो पंखे झोलते होंगे उनको लोग, तो वो बैठते होंगे मज़े से। उनको क्या पता, उनको क्या पड़ी है झांसी की रानी के साथ सपोर्ट करने की। देखो ज़मींदार का ये सिस्टम था कि ज़मींदार ज़मीन का मालिक था और जो मनी लेंडर था वो पैसा उधार पे देता था। ज़मींदार और मनी लेंडर हमेशा दोनों फ्रेंडली रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मनी लेंडर का काम तभी चलता है, मतलब दोनों का ना एक जैसे जो मनी लेंडर से, ये क्वेश्चन आपको आगे भी आएगा कि मनी लेंडर कौन होता है। आज की डेट में बैंक है ना जो, वो पहले मनी लेंडर होता था। पहले बैंक तो होते नहीं थे, जेके बैंक, पहले ये नहीं होता था कि ऐप है, ऐप भी नहीं होती थी, ब्रांचेस भी नहीं होती थी। तो पहले एक ही था मनी लेंडर, वो अपना टेबल लगा के बैठा होता था, पैसा उधार ही देता था। ठीक है, वही बैंक था। ठीक है, अब पीजेंट्स जो होते थे, अब देखो पीजेंट को एक रिस्क होता है, बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी तो वो फसल को बेचेगा तो तब उसको इनकम होगी, बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगी तो वो इनकम नहीं होगी, तो फिर वो क्या करेगा? मनी लेंडर के पास जाएगा, और किसी के पास तो जा नहीं सकता, ब्रिटिशर के पास थोड़ी जाके पैसा मांगेगा, है ना? मनी लेंडर ही बेचारा एक है जो पैसा दे सकता है, और मनी लेंडर उससे फिर इंटरेस्ट लेता था, और वो इंटरेस्ट में ऐसा घुमाता था कि वो इंटरेस्ट कभी ख़त्म नहीं होता था, इवन के प्रिंसिपल अमाउंट भी ख़त्म नहीं होता था। ठीक है, तो वो हमेशा कर्जा ही करके रखता था। ठीक है, आजकल भी लोन का ये सिस्टम है, एक बार लोन ले लो वो लोन ख़त्म ही नहीं होते हैं ना? कभी आप पापा से पूछना आपने, उन्होंने कभी लोन लिया होगा, वो ख़त्म ही नहीं होते हैं, कहते हैं हमने देते जा रहे हैं, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? वो भी मनी लेंडर वाले ही सिस्टम है उनका भी। ठीक है, तो यहाँ ये हुआ। ठीक है, अब ये हुआ कि सपोर्ट जो की ब्रिटिशर्स की, एक तो प्रिंसेस ने की, आपने देख लिया प्रिंसली स्टेट्स वाले प्रिंसेस ने की, दूसरा जमींदार्स ने की, तीसरा मनी लेंडर्स ने की। ठीक है, जितने भी अमीर अमीर लोग थे ना सब ने सपोर्ट ही की गवर्नमेंट। आपने ये देखा है यहाँ पे किस किस का नाम लिखा है?
ठीक है ना। मनी लेंडर, मर्चेंट कंबाइन रिमेन फ्रेंडली टू द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, जमींदार्स ऑफ बंगाल आल्सो रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश। ठीक है। मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस, मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस की बात करें, इन्होंने सपोर्ट क्यों की, ये भी जानना जरूरी है। एनी आइडिया? सर जो काफी सारे जो टाबू प्रैक्टिसेस थी ना ब्रिटिश ने उस पे बैन किया, तो मॉडर्नाइजेशन की वजह से एक न्यू आइडिया डेवलप हुआ ना माइंड, यस यस वो उसको काउंटर कर यस, बिल्कुल सही। अब हुआ ये कि जो उस टाइम पढ़े लिखे लोग थे ना, वो बड़े खुश थे। वो कह रहे थे कि अंग्रेज़ आ गए, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आ जाएगी, हम तो है ही अनपढ़ लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट अगर रहेगी इंडियंस की तो वो तो हमें अनपढ़ में ही रखेगी। ये लोग बाहर की टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, रेलवे लेके आ रहे हैं, पोस्ट एंड टेलीग्राफ लेके आ रहे हैं, तो ये अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि गांधी जी पहले ब्रिटिश के सपोर्ट में थे जब वो साउथ अफ्रीका में थे। 13-14 साल वो साउथ अफ्रीका में रहे हैं और वो ब्रिटिशर्स की सपोर्ट कर रहे थे। उनका ये मानना था, इवन के गांधी जी नहीं, बल्कि गांधी जी तो बाहर पड़े हुए थे यूके में, और भी जो लोग जो बाहर पड़े हुए थे ना, वो पहले, इवन के जिन्ना जैसे लोग भी, वो पहले ब्रिटिश की सपोर्ट करते थे। वो ये सोचते थे कि ब्रिटिश रूल इंडिया के फेवर में है। एक मुस्लिम का बहुत बड़ा रूल इंटेलेक्चुअल था, सर सईद अहमद खान, सर सईद के नाम से उसको जाना जाता है। इतनी रिस्पेक्ट थी उसकी देश में, उसका कद जो था इतना बड़ा था सर सईद का, कि उनके जितना पढ़ा लिखा बंदा इंडिया में नहीं था। ठीक है। फाउंडर हैं ए, हाँ बिल्कुल, AMU के। ठीक है। तो वो भी अंग्रेज़ों की सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बाद में जाकर ये सारे के सारे लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। क्यों? गांधी भी, अब कहते हैं गांधी को जब ट्रेन से नीचे फेंका गया वो तब उनके अगेंस्ट हो गया, जिद्दी था ना गांधी। लेकिन हो सकता है अब ये रीज़न हम इसमें मेंस में तो नहीं लिख सकते, हमने तो मेंस में यही लिखना है कि ट्रेन वाला एपिसोड नहीं लिखना आप लोगों ने, ट्रेन से फेंका तो वो अगेंस्ट हो गया। हमने ये लिखना है कि गांधी को कुछ पॉलिसीज़ अच्छी नहीं लगी अंग्रेज़ों की, तो उसने ये रियलाइज़ किया ये तो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, अपने से बनाना पड़ता है ना थोड़ा, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, पैसा सारा अंग्रेज़ों के पास ब्रिटेन में जा रहा है। इवन के हमारा कांग्रेस का जो फाउंडर था, फाउंडर तो एओ ह्यूमे था, बट जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था दादा भाई नौरोजी, उसने भी यही कहा था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी ही बेसिकली नौरोजी ने थी। उसने कहा था कि बुक लिखी थी उसने, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। उसने कहा था कि ये सारा पैसा वहाँ जा रहा है, इंडिया से बाहर जा रहा है। तो वहाँ से ही शुरुआत हुई, ये जागृति आई हम लोगों को कि हम गरीब हो रहे हैं और वो अमीर हो रहे हैं, इसलिए ब्रिटिश रूल हमारे लिए अच्छा नहीं है, बुरा है। लेकिन ये सोच देखो कांग्रेस कब बनी? 1887 में, सॉरी 1885 में बनी। तो कहने का ये मतलब है कि 1885 तक हमें ये लग रहा था कि ब्रिटिश रूल इंडिया के लिए अच्छा है, मतलब रिवॉल्ट तक तो हमें पूरा यही लग रहा था कि अच्छा है 57 तक। लेकिन फिर रिवॉल्ट के बाद, जैसे रिवॉल्ट हुआ ना, फिर हमें लगने लगा कि नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ ज़रूर है। फिर रिवॉल्ट से लेकर नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगी। फिर जब कांग्रेस बनी तो फिर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जब नेशनल प्लेटफॉर्म मिल गया हमें कांग्रेस वाला, तो फिर हमें और ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिल गया। उसके बाद मुस्लिम लीग वगैरह बनी, तो पॉलिटिसाइजेशन हो गई हम लोगों की। जब हम लोगों की पॉलिटिसाइजेशन हो गई, पॉलिटिसाइजेशन क्या होता है? जब हम लोगों को लीडर मिल जाता है। कांग्रेस के बनने से पहले तो हम लीडरलेस थे, कोई भी पार्टी नहीं थी, छोटी मोटी पार्टीज होंगी बट नेशनल पार्टी कोई नहीं थी। ठीक है ना। और कांग्रेस बनाई भी अंग्रेज़ों ने खुद, ताकि उनको ये लगता था कि अगर कोई प्लेटफॉर्म इंडियंस को नहीं दिया तो दोबारा ऐसा रिवॉल्ट हो सकता है, और अगर दोबारा ऐसा रिवॉल्ट हुआ, और रिवॉल्ट होता भी आर्मी से स्टार्ट था, तो यहाँ से हमें बोरी बिस्तर बांध के अंग्रेज वापस लंदन जाना पड़ेगा। इसलिए जानबूझकर उन्होंने इंडियंस को एक प्लेटफॉर्म दिया, सो दैट हम लोग अपने लीडर्स के थ्रू अपनी ग्रीवेंसेस जो हैं वो गवर्नमेंट के सामने रख सकें और शांत हो जाएं। देखो आजकल जब कुछ गड़बड़ होती है
तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कहती है ओके ओके ये आपके साथ बहुत बुरा हुआ, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ, तो हम क्या करते हैं एक कमेटी बना देते हैं, वो कमेटी जांच करेगी, हम लोग उससे शांत हो जाते हैं, चलो कमेटी बना दी गवर्नमेंट ने, अब कमेटी जांच करेगी, वो कमेटी जांच 2 साल करे 3 साल करे, लेकिन हमें है कि कुछ ना हो कुछ तो गवर्नमेंट ने किया, ठीक है ना। लेकिन अब अगर ये सोचो अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो और गवर्नमेंट हमें सुनने के लिए ही ना आए तो हम क्या करेंगे, हम जाके पिस्टल उठा के किसी को मारेंगे या गवर्नमेंट वाले को ही किसी को मारेंगे। तो उस यही हाल है रिवॉल्ट का, रिवॉल्ट में भी तो ऐसे हुआ ना, जब कोई सुनने वाला ही नहीं है तो फिर लोगों ने खुद हथियार उठाए, आर्मी वालों ने ही बगावत कर दी। तो गवर्नमेंट को ऐसा लगता था कि हमें इंडियंस को एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट ने खुद एओ ह्यूमे के थ्रू कांग्रेस की फॉर्मेशन करवाई थी। ये हम डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में, ठीक है। तो ये था, ठीक है, आगे चलते हैं हम। Next point, the revolt was poorly organized, full stop. The leaders, though not lacking in bravery, the leaders though not lacking in bravery were deficient in experience. सर हम इसमें एक लीडरलेस मूवमेंट भी ऐड कर सकते हैं, हम्म, ऐड कर सकते हैं इसमें कॉज ऑफ फेलियर में, लाइक कौन सा, इट वाज अ लीडरलेस मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट? लीडरलेस, हाँ लीडरलेस कर सकते हैं, कॉज, कॉज तो नहीं हुआ ना फिर वो, कॉज वाज अ फेलियर का, हाँ फेलियर का था। कॉज एक कॉमन लीडर नहीं था लेकिन छोटे छोटे लीडर्स थे। डिसेंट्रलाइज्ड मूवमेंट, हम्म, क्योंकि नेशनलिज्म था ही नहीं अभी, कॉज नहीं कह सकते हैं। ऐसे तो अंग्रेज़ों का भी एक लीडर कोई भी नहीं था यहाँ पर, एक लीडर तो नहीं ना था कोई, गवर्नर जनरल था। इंडिपेंडेंस का मूवमेंट के लिए हम गांधी जी को तो दे देते हैं क्रेडिट कि हाँ एक लीडर थे जिनकी वजह से इंडिपेंडेंस मिला। तो इसमें तो ऐसा कोई पर्टिकुलर सिंगल नहीं था ना तो नहीं अभी क्योंकि पोलिटिसाइजेशन हुई ही नहीं है तो लीडर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, अभी तो लीडर की वर्ड ही नहीं यूज़ करना हमने, अभी तो हमारे वही जो रूलर्स चल रहे हैं, तांत्या टोपे, रानी झांसी, अभी तो लीडर की बात आएगी इलेक्शन के बाद, तो जब पॉलिटिकल पार्टी बनेगी उसके बाद, अभी तक तो तभी तो मैंने सोचा आएगा कि नहीं, नहीं, नहीं अभी नहीं, ठीक है। तो वो लीडरलेस रिवॉल्ट वैसे हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 वाला, उसको उसको बोला जाता है वैसे। ये रिवॉल्ट वाज पुअरली ऑर्गेनाइज्ड, लीडर्स दो नॉट लैकिंग इन ब्रेवरी वर डेफिशिएंट इन एक्सपीरियंस, deficient in experience, full stop. Whereas East India Company was fortunate in having the services of men of exceptional abilities, men of exceptional abilities in the Lawrence brothers Nicholson, Outram, OUTRAM, हैवलॉक, अंडमान निकोबार में एक हैवलॉक आइलैंड भी है, हैव लॉरेंस ब्रदर्स, निकलसन, आउटरैम, OUTRAM, हैवलॉक, एडवर्ड्स एक्सेट्रा,
एडवर्ड की स्पेलिंग है EDWARDS एक्सेट्रा। ये कुछ नाम अंग्रेज़ों के नाम पता होने चाहिए, हमने कोड करने हैं, ठीक है। They fought the toughest battles in the initial stages of the revolt. In the initial stages, they fought toughest battles in the initial stages of the revolt and controlled the situation till reinforcements were received from abroad. ठीक है, ये हो गया ख़त्म। अब हम करेंगे लास्ट टॉपिक आज का, इम्पैक्ट ऑफ द रिवॉल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी वो सिर्फ इम्पैक्ट पूछता है, इम्पैक्ट क्या था। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये था कि 1858 का एक्ट जो नेक्स्ट ईयर आया, तो उसने मतलब फार रीचिंग चेंजेस लाई और पूरी गवर्नेंस को ही चेंज कर दिया। जैसे कि एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी को चेंज करके उसने सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में सारा कुछ दे दिया, है ना। तो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट वगैरह हमने लेकर आई, ठीक है। और हमने इस तरह की चीज़ें लाई सो दैट दोबारा ऐसा रिवॉल्ट नहीं हो सके। और कुछ हद तक हमने पॉलिटिकल इसके बाद इस रिवॉल्ट के बाद जो आता है तो उससे डिसेंट्रलाइजेशन आया था वापस से। डिसेंट्रलाइजेशन और पॉलिटिसाइजेशन, और डिसेंट्रलाइजेशन भी और पॉलिटिसाइजेशन भी। इनफैक्ट इलेक्शन का दौर इसके बाद ही स्टार्ट हुआ था। और डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए लाया था सो दैट कि लोगों को ये लगता है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो डिसेंट्रलाइजेशन जब हम लाएंगे तो उससे ये होगा कि थोड़ा बहुत लोगों को ये लगेगा कि गवर्नमेंट हमारे तक रूट्स तक पहुंच रही है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन लाने के साथ साथ उन्होंने सेंट्रलाइजेशन भी पूरी रखी। उन्होंने सेंटर का कंट्रोल और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। उन्होंने और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर लिया क्योंकि उन्होंने वहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वगैरह भी बाद में लाया, ठीक है, जिसकी पोस्ट बाद में क्रिएट, मतलब उन्होंने ये भी पोस्ट क्रिएट की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। गवर्नर जनरल का टाइटल वाइस रॉय कर दिया। बड़ी सारी चीज़ें उन्होंने इसमें चेंज की। तो आप लिखिए नंबर 1 पॉइंट, द रिवॉल्ट shook the foundation of the British rule. Full stop. To strengthen its roots again, the government took a number of actions जैसे कि सिविल सर्विस, पहले हमारी डिमांड थी कि हमें भी सिविल सर्विस वगैरह के अंदर एंटर की, यानी कि हम क्लर्क से ऊपर जा सके। तो बाद में ICS का एग्ज़ाम के लिए 1861 में हमें वो भी परमिशन दे दी गई, ठीक है। हालांकि कुछ इन्होंने लिमिटेशंस वो भी तब भी रखी सो दैट हम ज़्यादा मात्रा में वो एग्ज़ाम नहीं दे सके, ठीक है ना। जैसे कि उन्होंने एक ये रखा कि एग्ज़ाम जो देने जाएगा वो लंदन ही जाएगा। अब लंदन उस टाइम कौन जा सकता था जो बहुत रिच हो, गरीब बंदा तो जा नहीं सकता था। लेकिन वो जानबूझ के अगर वो लेना चाहते तो इंडिया में भी ले सकते थे। लेकिन उन्होंने एक तरह से चीज़ें दी हमें, लेकिन उतनी ज़्यादा भी नहीं दी, ठीक है ना। तो
To strengthen its roots again, the government took a number of actions. Number one, by the Act of 1858, control of Indian administration was transferred from East India Company to British Crown. Next point, feudal and reactionary elements, feudal, FEUDAL, and reactionary elements were sought to be protected, full stop. Indian states were not to be annexed, but to be protected. As breakwater in the storm, to the storm, breakwater to the storm. तो हमने देखा जैसे कि प्रिंसली स्टेट्स को इसके बाद टच नहीं किया गया, तभी तो 1947 तक प्रिंसली स्टेट्स जो थी उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ नहीं किया। प्रिंसली स्टेट्स के अंदर कभी भी नेशनल मूवमेंट नहीं चली, आज़ादी वाली मूवमेंट नहीं चली, ठीक है। और जब इंडिपेंडेंस मिली तो प्रिंसली स्टेट्स ने कहा कि हमें भी अपना अपना देश बनाने दिया जाए। तो अगर अंग्रेज़ ऐसा करते तो 500 से ज़्यादा देश बन जाते, इसलिए अंग्रेज़ों ने कहा नहीं, या तो आप इंडिया के साथ जाओ या पाकिस्तान के साथ जाओ, ये चॉइस है। तो मैक्सिमम इंडिया के साथ आई, कुछ जो थी वो पाकिस्तान के साथ गई, ठीक है। ये मैक्सिमम इंडिया के साथ इसलिए आई क्योंकि ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन वाली थी और या सिख पॉपुलेशन वाली थी, और मुस्लिम पॉपुलेशन वाली सारी वहाँ गई, ठीक है। आगे चलते हैं। थ्रू द एक्ट ऑफ 1861, yes, through the act of 1861, ICS, that is Indian Civil Service, was opened to Indians full stop. All high posts were however reserved for Europeans. अभी भी कुछ हाई पोस्ट थी, कोविनेटेड सिविल सर्विस बोलते थे उनको, कोविनेटेड सिविल सर्विस, वो अभी भी इन्होंने इंडियंस को नहीं दी थी, वो बाद में दी थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द आर्मी वाज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्मी को इन्होंने बाद में रिलीजियस बेसिस के ऊपर ऑर्गेनाइज किया, जो आज भी चल रहा है, जैसे सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, ठीक है, वो इन्होंने ही किया था। तो आज लिखिए, द आर्मी वाज रीऑर्गेनाइज्ड on the policy of division and counterpoise, COUNTERPOISE,
इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में रखना, डिवीजन एंड काउंटर पॉइंट्स को। COUNTERPOISE। Next point, British realized that one of the cause of the revolt was lack of contact between the ruler and the ruled. It was felt that association of Indians in formulation of legislation क्या होता है? लॉ, कानून, legislation, formulation of legislation would help the rulers to know about the feelings of Indians. Thus, with the Indian Councils Act 1861, a beginning was made towards the development of representative institutions in India. जैसे बॉम्बे एसोसिएशन, बंगाल एसोसिएशन, इस तरह की एसोसिएशन मतलब आप बना सकते हो आप, ठीक है, इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, द रेशियल करेक्टर, RACIAL, रेशियल करेक्टर of the British rule became more pronounced. रेशियल करेक्टर कम नहीं हुआ, वो और ज़्यादा हो गया, ठीक है, became more pronounced. Next point, a positive result of the rebellion, last point है ये, a positive result of the rebellion, however, was that it finally ended the territorial aggrandizement, टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी लिख सकते हो, एग्रेडाइजमेंट भी लिख सकते हो। स्पेलिंग देखो, AGGRANDISEMENT, जो पहले जिसकी वजह से ना ये मतलब स्टार्ट हुआ था ना टेरिटोरियल एग्रेडाइजमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ डलहौजी वगैरह की जो थी, वो बंद हो गया, ठीक है। और एक चीज़ ये करते करते बता ही देता हूँ मैं, बहुत इम्पोर्टेंट, वो ये कि हमने देखा कि दो तरह की टेरिटरी थी इंडिया में,
एक तो प्रोविंसेस, दूसरा प्रिंसली स्टेट्स। दोनों में 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने डिफरेंट टाइप का रूल किया, दोनों जगह पर डिफरेंट टाइप का रूल किया। प्रोविंसेस जैसे कि बंगाल, बॉम्बे वगैरह के अंदर यहाँ पर डायरेक्ट रूल किया, और प्रिंसली स्टेट्स में इनडायरेक्ट रूल किया, यानी कि रूल थ्रू द लोकल प्रिंस। ये प्रिंस को बोल देते थे कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो वो कहता था ठीक है, ठीक है ना। जैसे आज की डेट में एलजी जो है जेएंडके में, वो इनडायरेक्टली रूल कर रहा है हमारे ऊपर, बट रूल किसका है? मोदी का। तो हम कह सकते हैं कि मोदी यहाँ पर रूल कर रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है ना। डायरेक्टली तो नहीं ना कर रहा, मोदी थोड़ी ना यहाँ राजभवन में बैठता है, बैठता तो उसका रिप्रेजेंटेटिव है। तो आप समझ सकते हो कि उस टाइम के जितने भी प्रिंसेस थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही, मतलब कहने में नहीं आएगा कि वो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, बट क्योंकि प्रिंसेस गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, इसलिए गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती थी, म्यूचुअल बेनिफिट था। अब ये चीज़ जो है ये एक और जगह भी हो रही थी, मतलब ये जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको दो नेशनल मूवमेंट के अंदर दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स मिलेंगी, वो है डोमिनियन स्टेटस एंड दूसरा वर्ड है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जब हमने फ्रीडम मांगनी स्टार्ट की अंग्रेज़ों से, तो हमने स्टार्टिंग में कंप्लीट इंडिपेंडेंस कभी नहीं मांगा, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने डोमिनियन स्टेटस मांगा, यानी कि कांग्रेस बनी 1885 में। पहले तो कांग्रेस ने कुछ 10 साल कुछ मांगा ही नहीं, ठीक है। 2-3 साल तो वो गवर्नमेंट को सपोर्ट ही करती रही, फिर चौथे 5वें साल में वो थोड़ी सी खिलाफ हुई, क्योंकि हम पढ़ेंगे वो मॉडरेट्स थे और वो अपीजमेंट वगैरह में बिलीव करते थे। जो लीडर्स थे ना, दारा भाई नौरोजी, WC बनर्जी वगैरह, फिरोज शाह मेहता वगैरह, स्टार्टिंग वाले लीडर्स। जब 1904-1905 में कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट लीडर आए, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स आए, तब जाकर हमें इंडिपेंडेंस की बात करनी स्टार्ट की। पहले किसी ने इंडिपेंडेंस की बात की ही नहीं, मतलब कि इंडिपेंडेंस की बात इंडिया में स्टार्ट हुई 1900 AD के बाद, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तब तो बहुत हाई फाई डिमांड तब तो हो गया था ना 1905 में पार्टीशन के बाद, लेकिन उससे पहले भी स्टार्ट हो चुका था ऑलमोस्ट ना, कि फ्रीडम फ्रीडम, मतलब 1900 के 1900 के बाद आप कह सकते हो कि बात हो रही थी इंडिपेंडेंस की। 1902 लगाओ, 3 लगाओ। अब इंडिपेंडेंस क्या थी? देखो, नेशनलिज्म का कंसेप्ट इंडिया में आया 1980s में, सॉरी 1880s में। तो नेशनलिज्म हमें पता चल गया कि यह हमारा देश है, हमें नेशनलिज्म आ गया है, अब हमने लड़ना है अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ एक फॉरेन रूलर है। अब हमें जब फॉरेन रूलर है तो हमें आज़ादी भी चाहिए, लेकिन आज़ादी किस टाइप की चाहिए? टाइप में थोड़ा समझ नहीं आ रहा था हमें कि टाइप क्या होनी चाहिए। तो इस टाइप को कुछ कांग्रेस के लीडर, क्योंकि पार्टी एक ही लगाएंगे हम कांग्रेस उस टाइम, डोमिनियन स्टेटस कहते थे आज़ादी को, कुछ कहते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो हमें ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो समझ आ रहा है ये क्या है, पूरी तरह से आज़ादी जो अब हमारे पास है, कोई भी ब्रिटेन का रूलर इंडिया में नहीं है। लेकिन एक डोमिनियन स्टेटस भी था। ये क्या चीज़ थी? इनफैक्ट डोमिनियन स्टेटस हम डिमांड करते रहे हैं 1929 तक। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1929 में दिसंबर के महीने में, यानी 1930 लगाओ आप, जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में
पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन लिया था, उसकी डेट है 31 दिसंबर 1929। लाहौर का कांग्रेस का सेशन था, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट था कांग्रेस का, एंड ही डिक्लेयर्ड दैट फ्रॉम टुडे goal of Congress party will be to get complete independence। और फिर उसने ये कहा कि हम एक प्लेज लेते हैं कि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे हम तिरंगा झंडा फहराएंगे और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की प्लेज को दोहराएंगे। तो 26 जनवरी की डेट याद रखो, 26 जनवरी 1930। जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर बन गया इंडिपेंडेंट इंडिया का, पहली बार पार्लियामेंट में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया, और वो डेट थी 26 नवंबर 1949, तो उसने कहा कि आज डेट क्या है, तो कहते 26 नवंबर 1949। कहता कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, हाँ जी रेडी है। तो उसको याद आया कि 1930 वाला एपिसोड, 29 वाला। उसने कहा यार 1929 में मैं प्रेसिडेंट था, तो 26 जनवरी डेट रखी थी, रावी नदी के किनारे हमने इंडिपेंडेंस डे मनाया था और शपथ ली थी। तो हम ऐसा करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो क्या बोलते हैं उसको, एक होती है कमेंसमेंट, एक होती है ना कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट हो जाना, एक कुछ और भी होता है, वो टर्म मैं भूल गया। तो वो हम स्टार्ट करेंगे 26 जनवरी को। हाँ, एनेक्टमेंट, हाँ एनेक्टमेंट, ठीक है ना। तो 26 जनवरी 1950 को हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने 26 जनवरी 1930 को यही प्लेज लिया था, इसलिए 26 जनवरी डेट रख दो। तो उस वजह से 26 जनवरी आज रिपब्लिक डे मनाया जाता है, ठीक है ना, ये भी चीज़ याद रखो। तो कह मैं ये रहा 2 मिनट लूँगा और, कि डोमिनियन स्टेटस जो है वो क्या था। अंग्रेज़ जो थे उनकी बहुत सारी कॉलोनीज थी, ये मैंने पहले भी बताया, बहुत सारी कॉलोनीज थी, जिसके अंदर कनाडा एंड न्यूजीलैंड भी थी, और साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया भी थी, हाँ ऑस्ट्रेलिया भी थी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा भी थी, बिल्कुल था, एंड साउथ अफ्रीका एंड इंडिया भी थी, बहुत सारी कॉलोनीज थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया कनाडा में वाइट लोग रहते थे, और साउथ अफ्रीका और इंडिया में ब्राउन लोग रहते थे, और अंग्रेज़ खुद भी वाइट थे। तो 2 तरह की कॉलोनीज थी, वाइट कॉलोनीज एंड ब्लैक कॉलोनी, ब्लैक यानी ब्राउन, एक ही बात है। अंग्रेज़ों ने क्या किया कि वाइट कॉलोनीज में इनडायरेक्ट रूल रखा, यानी कि वहाँ के रूलर को बोल दिया तू अपना ध्यान रख, लेकिन ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन हम यूके से करेंगे, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन तू अपनी चलाता रहे, लेकिन ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन हम यूके से होगी हमारी। जैसे आज ये एलजी जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन मोदी चला रहा है, लेकिन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ये चला रहा है ना। अब स्मार्ट सिटी बनना है जम्मू में ये और श्रीनगर में, ये किसने डिसीजन लिया? एलजी ने नहीं लिया, ये सेंटर से डिसीजन हुआ था, बहुत बड़ा डिसीजन था। एम्स कहाँ बनना है, ये भी एलजी ने नहीं डिसीजन लिया, ये भी दिल्ली से डिसीजन आया था। आईआईटी कहाँ बनना है, ये भी दिल्ली से डिसीजन आया। लेकिन पुलिस किसको पकड़ेगी किसको नहीं पकड़ेगी वो एलजी डिसीजन उतना लेता, मोदी थोड़ा वो इतने छोटे छोटे डिसीजन लेने आएगा। उसको पाकिस्तान को भी देखना ना, और उसको G20 भी देखनी है जो अभी होने जा रही है, ठीक है। अभी उसको देखो क्या क्या आगे होता है, अभी बड़ी सिक्योरिटी लगी हुई है, ठीक है, हाई अलर्ट पे है पूरा JNK, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि हम जो है वो इनडायरेक्टली रूल करेंगे कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन हम डायरेक्टली रूल करेंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका में। अब ये जो मॉडरेट लीडर्स हैं ना कांग्रेस के, बूढ़े बूढ़े लोग, मॉडरेट यानी बूढ़े लोग, यानी फिरोज शाह मेहता, दारा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, ये लोग कहते
कि अगर आज़ादी लेनी है तो डोमिनियन स्टेटस दे दो हमें, यानी कि जैसा रूल कनाडा में कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हो ना इनडायरेक्ट रूल, वैसा ही इंडिया में करो। यानी यहाँ से आप चले जाओ, यूके में बैठ के रूल करो हमें, लेकिन यहाँ का डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन हमें दे दो। ठीक है, ये था डोमिनियन स्टेटस की डिमांड। ये इंडिया में डोमिनियन स्टेटस की डिमांड रही है कब तक? 1929 तक। उसके बाद जब नेहरू ने शपथ ली तो हमारी डिमांड होगी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। वो कहता नहीं, नेहरू कहता नहीं, हमें कंप्लीट ही चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। लेकिन इसके अंदर भी एक और बात है, वो ये कि जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीन खास करके, अरविंदु घोष चौथा, ये बहुत रेडिकल थे, ये यंग लोग थे, यंग ब्लड था इनमें। ठीक है, अरविंदु घोष बंगाली था, बिपिन चंद्र पाल आई थिंक बिपिन चंद्र पाल ये भी शायद बंगाली था, लाला लाजपत राय पंजाबी था। ठीक है, तो तिलक जो था ये मराठी था। ये लोगों ने कहा, कब कहा ये याद रखो डेट, 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई, इन्होंने कहा हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, डोमिनियन स्टेटस नहीं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और मॉडरेट लीडर्स जो थे ना, बेसिकली इस टाइम 1905 में जो कांग्रेस की लीडरशिप थी, जो प्रेसिडेंटशिप थी, वो मॉडरेट्स के पास थी। ठीक है, वो मॉडरेट्स के पास थी, रही उनके पास है हमेशा, बाद में जाके एक्सट्रीमिस्ट के पास कभी आई होगी, स्टार्टिंग से मॉडरेट्स। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट को गुस्सा आता था, वो कहते थे नहीं यार हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो अगर प्रीलिम्स में या मेंस में ऐसा क्वेश्चन आए कि इंडिया में पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड कब आई, तो बहुत सारे लोग ये मिस्टेक में लिखते हैं कि 1929 नेहरू ने दिया, नहीं, उसके पहले 1905 में एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑफ कांग्रेस ये डिमांड कर चुके थे। हालांकि इस डिमांड को मॉडरेट्स ने सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है, ये बात याद रखो। अब आपको पता चल गया डोमिनियन स्टेटस क्या था, इसकी डिमांड कब तक रही, कब से कब तक रही, और कंप्लीट इंडिपेंडेंस क्या था, उसकी डिमांड पहले कब उठी 1905 में, और उसके बाद कब उठी 1929 31 दिसंबर में। ये भी पता चल गया, और 26 जनवरी वाला एपिसोड भी आपको समझ आ गया। ठीक है ना, ठीक है, कल मिलते हैं, कल हम करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह।